नहीं, उसमें उसकी इनपुट में कितना खर्चा हुआ, फैक्टर कॉस्ट हो गई। फैक्टर कॉस्ट के बाद जब वो चीज मार्केट में पहुंचोगी तो उसके ऊपर कुछ लोकल टैक्सेस लगाए जाएंगे। उन इनडायरेक्ट टैक्सेस को जब आपने फैक्टर कॉस्ट में जोड़ दिया, फाइनली वो चीज मार्केट में पहुंचेगी और मार्केट में जाके बिकेगी, और जब मार्केट में जिस दाम पे बिकेगी उसको बोला जाएगा मार्केट कॉस्ट। ये दो प्रकार की कॉस्ट निकल के आ रही है, एक निकल के आई आपकी फैक्टर कॉस्ट, एक निकल के आई आपकी मार्केट कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंडिया पहले अपनी नेशनल इनकम को फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करता था। हालांकि मार्केट कॉस्ट पे नेशनल इनकम क्या है इंडिया की, इस डाटा को भी रिलीज किया जाता था। समझिए बात को, जनवरी 2015 से पहले इंडिया अपनी नेशनल इनकम को फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करता था। मतलब अपने टैक्सेस को मिलाए बिना बताता था कि हमारे नेशनल इनकम क्या है। हालांकि मार्केट कॉस्ट का डाटा भी उसके साथ साथ वहां पे पब्लिश होता था। और ये जो मार्केट कॉस्ट का डाटा होता था, जिसको सरकारें, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ये सब इस्तेमाल करते थे अपने एनालिसिस के लिए, जो दुनिया भर की इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज है वो भी इस्तेमाल करती थी। जनवरी 2015 के बाद सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्टिंग में कुछ चेंजेस लाए, सरकार कुछ चेंजेस लेके आई। और सरकार ने अब क्या बोला है कि सरकार अब ये बोलती है कि भाई हम लोग अपने नेशनल इनकम को मार्केट कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे। अब तक किस पे कर रहे थे, 2015 से पहले फैक्टर कॉस्ट पे कर रहे थे, 2015 से क्या बोला, मार्केट कॉस्ट पे करेंगे। समझ गए, मतलब कि फैक्टर कॉस्ट मार्केट कॉस्ट में अभी तक मैंने आपको क्या फर्क बताया। फैक्टर कॉस्ट मार्केट कॉस्ट में केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस का फर्क है। तो कोई चीज बनाई इंडिया में, आपने उसके ऊपर जीएसटी दे दिया, स्टेट में कोई वैट वगैरह लग रहा है वो दे दिया, तो फिर वो मार्केट में चलेगी। तो वो टैक्स ही तो फर्क है आपका फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट के बीच का। ठीक है, अब यहाँ पे आप दिमाग लगा दोगे, अरे सर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी होते हैं, उसके ऊपर बाद में आ रहे हैं, एक एक करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो चीज बनी, बनने में पैसा लगा, फैक्टर कॉस्ट, वो मार्केट में पहुंच के बिकी, उसमें टैक्स लगा, तो मार्केट कॉस्ट। अब जनवरी 2015 में जब ये चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हमारी सरकार ने और सीएसओ ने, सीएसओ मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ ने हमारी नेशनल इनकम को मार्केट कॉस्ट पे कैलकुलेट करना शुरू कर दिया फैक्टर कॉस्ट की बजाय। तो ये बोला गया कि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के हिसाब से आ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सामने चैलेंजेस थे। चैलेंजेस इसलिए थे दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस को छोड़ दो, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज को छोड़ दो, सर्विस टैक्स को छोड़ दो, बहुत से ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि एक पर्टिकुलर राज्य की सरकार बनाती थी। और इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग थे, इसलिए काउंटिंग में हमारी देश की सरकार को काफी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अलग अलग चीजों में जो राज्य की सरकार है वो अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लगाती थी। तो अगर आपको अपनी नेशनल इनकम को मार्केट कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है, तो मार्केट कॉस्ट में तो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड हो रहे हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स में केंद्र की सरकार सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स तो चुन लेगी, लेकिन जो स्टेट की सरकार इनडायरेक्ट टैक्स लगा रही है उनको कैसे गिना जाएगा, तो प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जीएसटी आने के बाद। आपको पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आने के बाद स्टेट के ज्यादातर जो टैक्सेस हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर आ गए। तो जब स्टेट्स के ज्यादातर टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज टैक्स के अंदर आ गए, अब हमारी सरकार के लिए मार्केट कॉस्ट को कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया। तो पहले क्या थी, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट में आपने लोकल इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दिए, बन गई आपकी क्या, मार्केट कॉस्ट। और मार्केट कॉस्ट बनाने में सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर क्या निकल के आया, यहाँ पे जीएसटी निकल के आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स निकल के आया। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आने के बाद हमारी देश की सरकार के लिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना काफी आसान हो गया। उससे पहले मुश्किल हो जाता, क्यों, क्योंकि मार्केट कॉस्ट अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो हर स्टेट के अलग अलग कमोडिटीज में अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस का नोट रखना पड़ता, जो कि केंद्र की सरकार के लिए और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी मुश्किल टास्क आ जाता। ठीक है, तो अब आप समझ में आ गया कि मार्केट कॉस्ट के ऊपर आप क्या कर रहे हो, अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले कंसेप्ट पे, जो कंसेप्ट है प्राइस का। इनकम को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एक तो इनकम आप कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट करो, एक इनकम आप प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट करो, कॉस्ट कंट्रोल करें। अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि वो जो मार्केट कॉस्ट पहले हम लोग जोड़ रहे थे, ठीक है, पहले क्या हुआ, फैक्टर कॉस्ट आई। अभी फैक्टर कॉस्ट पे तो हम लोग जाके कोई चीज नहीं खरीदेंगे ना, समझ के बात को। मान लीजिए किसी ने साइकिल बनाई, एक साइकिल बनाने में किसी एक साइकिल मैन्युफैक्चर का 1000 रुपये लगा, तो क्या आप केवल 1000 रुपये का पेमेंट करोगे उसको, ऑब्वियसली 1000 रुपये का पेमेंट नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे, वो क्या करेगा, अपनी कॉस्ट में वो कुछ जोड़ देगा टैक्सेस को और कुछ अपने प्रॉफिट को जोड़ देगा, और फाइनली मार्केट में जाके जब चीज बिकेगी तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका मार्केट प्राइस। ठीक है, अब समझिए बात को, जो उस पर्टिकुलर पर्सन का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें जोड़ देता है। यहां पे आपको कुछ बहुत बेसिक एजम्पशंस लेके चलना पड़ेगा, आप एक एक फैक्टर को कंसीडर नहीं कर सकते। उसका रीजन बताता हूं। यहां पे जब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट की बात की जा रही है ना, तो कुछ चीजों पे स्पेसिफिकली बात नहीं की जा रही। जो सप्लाई साइड फैक्टर्स हैं, जो प्रोडक्शन साइड फैक्टर्स हैं, माइक्रो लेवल पे यहाँ पे बात नहीं हो रही, बहुत ज्यादा जनरलाइजेशन हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने जब प्रोडक्शन किया तो उसका कितना प्रॉफिट हुआ, उसका कितना आप कह सकते हो ट्रांसपोर्ट में खर्चा आया, बाकी मिसलेनियस खर्चे कितना है, उन सब चीजों की बात नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खर्चे ये एज्यूम किया जा रहा है कि फैक्टर कॉस्ट में जोड़ लिए गए होंगे। समझ गया बात को। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि फैक्टर कॉस्ट में प्रॉफिट भी जोड़ लिया जाता है इन कॉर्पोरेट्स का। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात आप सोचो,
A1 साइकिल बनी और क्लेम किया किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर ने कि हमारा 1000 रुपए लगा इसको बनाने में, तो उस 1000 रुपए में उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर ने अपने प्रॉफिट भी जोड़ लिया होगा, क्योंकि उस 1000 रुपए के ऊपर जब आप टैक्स लगा दोगे तो उसकी फाइनल मार्केट कॉस्ट आ जाएगी और उसी मार्केट कॉस्ट पे जाकर आप उस साइकिल को खरीदोगे। तो ऑब्वियस ही बात है, वो जो 1000 रुपए को उस पर्टिकुलर साइकिल मैन्युफैक्चरर ने साइकिल बनाई थी उसमें उसने अपना प्रॉफिट भी जोड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट की अलग से बात नहीं हो रही। ये कुछ रश्मि रमेश सिंह ने कहीं नहीं लिखा है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो फैक्टर कॉस्ट निकल के आ रही है ना, कहीं ना कहीं इसमें जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट भी जोड़ ही लेते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं, आपका फाइनल फैक्टर कॉस्ट पे दाम निकल के आया, उसके ऊपर आपने टैक्सेस लगा दिए, मार्केट कॉस्ट बन गई। इस मार्केट कॉस्ट पे लोग जाके चीजें खरीदे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको आप मार्केट प्राइस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो प्राइस की बात आती है। प्राइस दो प्रकार की होती है, एक होती है कांस्टेंट प्राइस, एक होती है करंट प्राइस। और कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस में एक ही फर्क होता है, वो होता है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होती है महंगाई। ठीक है भाई, अब यहाँ पे एक बेस ईयर डिसाइड किया जाता है। देखिए, जब भी आपको कोई कैलकुलेशन करना है, उस कैलकुलेशन को एक पर्टिकुलर टाइम के रेफरेंस में देखोगे आप। तो फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में आप बोल रहे हो कि प्याज के दाम 100 रुपए प्रति केजी हो गए, 100 रुपीज प्रति केजी, बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। आप ये किसके रेफरेंस में बोल रहे हो? आप इस बात के रेफरेंस में बोल रहे हो कि 2 महीने प्याज के दाम केवल 60 रुपए प्रति केजी थे, तो एक रेफरेंस है। अगर आज के दाम की डेट में किसी चीज के दाम ज्यादा हुए हैं, कम हुए हैं, तो कभी ना कभी उसके कम या ज्यादा रहे होंगे, उसके रिस्पेक्ट में आप बात करो। तो जब भी किसी चीज का कंपैरिजन या एनालिसिस होती है, एक रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में की जाती है, कोई ना कोई बेस रेफरेंस होता है। और यहाँ पे इकोनॉमिक कैलकुलेशन में रेफरेंस रखा जाता है बेस ईयर को। एक ना एक बेस ईयर डिसाइड किया जाता है रेफरेंस रखने के लिए, और उस बेस ईयर में जो चीज निकल के आती है उसको बोला जाता है कांस्टेंट प्राइस। और उसके बाद चीजें बदल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करता हूँ 2011-12, ओके, 2011-12 में मान लीजिए 1 किलो सेब की कीमत थी 100 रुपए प्रति केजी। ठीक है, 1 किलो सेब की कीमत 100 रुपए प्रति केजी। ओके, ये सेब की कीमत मानी हमने। अब आगे आने वाले समय में 2012-13 का फाइनेंशियल आएगा, 13-14 का फाइनेंशियल आएगा, 20-21 का फाइनेंशियल ईयर भी चल रहा है, और 1 अप्रैल से 21-22 वाले फाइनेंशियल ईयर में एंट्री मार जाएंगे। अब इन फाइनेंशियल ईयर्स में हो सकता है कि सेब की कीमत हो गई हो लगभग 200 रुपए प्रति केजी। समझिए बात को, जब हमने बात की थी 2011-12 की, ठीक है, उस समय सेब की कीमत थी 100 रुपए प्रति केजी। अब हम आ गए 20-21 में, मान लीजिए सेब की कीमत हो गई 100 रुपए प्रति 200 रुपए प्रति केजी। तो अब मान लीजिए कि मैं बहुत एक अलग से जाके चीज बता रहा हूं ताकि आप कांस्टेंट और करंट के बीच का फर्क समझ जाओ। 2011-12 में मान लीजिए पूरे देश में 100 केजी सेब का कंजम्पशन हुआ, ठीक है, और 2020-21 में भी मान लीजिए कि पूरे देश में 100 केजी सेब का कंजम्पशन हुआ। तो 1 केजी कितने का बिक रहा है? 100 रुपए का बिक रहा है। कब बिक रहा है? 2011-12 में। 100 केजी का कंजम्पशन हुआ तो कितने रुपए हो गए? 10,000 रुपए हो गए, मतलब 10,000 रुपए के सेब कंज्यूम कर लिए गए। लेकिन एट द सेम टाइम 2020-21 में जब 100 केजी का सेब का कंजम्पशन हुआ, कितने रुपए का हुआ? 200 रुपए प्रति केजी पे। तो कितने रुपए का कंज्यूम कर लिए गए? 20,000 रुपए केजी के सेब कंज्यूम कर लिए गए। तो 2011-12 में ये जो 100 केजी सेब थे, ये कितने की इकोनॉमिक एक्टिविटी को दिखा रहे हैं? 10,000 रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी को। वही 2021-22 में यही 100 केजी सेब 20,000 रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी को दिखा रहे हैं। तो ये 20,000 रुपए जो है, ये क्या करंट है? नहीं। ये क्या कांस्टेंट है? नहीं, ये करंट है। अब हमने 2011 को बेस ईयर माना है। 2011 को बेस ईयर मानने का मतलब है इसको हमने कांस्टेंट माना है। कांस्टेंट का मतलब यह है कि अगर 2011-12 को बेस ईयर माना गया है, तो 2011-12 में जो कमोडिटीज की कीमत है, उसी कीमत के हिसाब से कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी निकालने के लिए या कांस्टेंट प्राइस पे नेशनल इनकम निकालने के लिए आगे आने वाले सारे फाइनेंशियल ईयर्स में चीजों के दाम उतने ही माने जाएंगे जितने की बेस ईयर में थे। तो 2011-12 में अलग अलग कमोडिटीज के जो भी दाम रहे हैं, आगे आने वाले जितने भी फाइनेंशियल ईयर्स हैं, जब तक 2011-12 बेस ईयर रहता है, उन आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में कांस्टेंट प्राइस पे आपको जीडीपी कैलकुलेट करनी हो, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी हो, कोई भी इकोनॉमिक पैरामीटर कैलकुलेट करना हो, आप चीजों के दाम उतने ही मानोगे जो 2011-12 में थे। क्यों? क्योंकि आप कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेशन कर रहे हो। तो 2020-21 में, 21-22 में, 22-23 में, जब तक 2011-12 बेस ईयर है, आप सेब के उतने ही दाम मानोगे जो 2011-12 में थे। आप किसी और कमोडिटी के उतने ही दाम मानोगे जो 2011-12 में थे। कांस्टेंट प्राइस पे इस साल की जीडीपी या इनकम कैलकुलेट करनी है। 2021-22 में या 2020-21 में अगर आपको इनकम कैलकुलेट करनी है, चाहे जीडीपी, एनपी, एनडीपी कुछ भी कैलकुलेट करना हो, कांस्टेंट प्राइस पे अगर कैलकुलेट करना है, तो आप उन दामों को कंसीडर करोगे जो कि 2011-12 में थे। करंट दाम पे अगर आपको कीमत निकालनी है, तो फिर आप इस साल के दामों को देखोगे। तो 2020-21 में मैंने बताया कि सेब के दाम अगर 200 रुपए प्रति केजी हो गए, और अब आपको इनकम कैलकुलेट करनी है करंट प्राइस पे, तो करंट प्राइस में तो भाई जो 2020-21 के दाम चल रहे हैं 200 रुपए प्रति केजी, उनको कंसीडर करोगे। बट 2020-21 में अगर आपको कांस्टेंट प्राइस पे अगर इनकम निकालनी है, तो बेस ईयर 2011-12 के जो दाम थे उस पर कंसीडर करोगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप आपको मेरी बात यहाँ पे समझ में आ गई है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। और यही फर्क होता है कांस्टेंट प्राइस में, करंट प्राइस में। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई सर, अगर हम अभी के लिए करंट प्राइस पे चीजों कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमारा जो सेब की कीमत है, बाकी चीजों की जो कीमत है वो बढ़ रही है, तो हमने अगर करंट प्राइस पे जीडीपी को कैलकुलेट कर लिया, तो उसको कांस्टेंट में कैसे बदलेंगे? तो कांस्टेंट में बदलने का एक ही तरीका है कि आप इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटा दो। आप इन्फ्लेशन के इफेक्ट हटा दोगे, चीज कांस्टेंट पे आ जाएगी। एज सिंपल।
तो ये कंसेप्ट है। अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा रिवाइज्ड मेथड। देखिए एक रिवाइज्ड मेथड आया है जनवरी 2015 से। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने क्या किया कि नेशनल अकाउंट के कंपाइलेशन को थोड़ा अलग तरीके से किया, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना शुरू किया, बेस ईयर को रिवाइज किया गया। तो पहले नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी इकोनॉमिक इंडिकेटर को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर लिया जाता है 2004-2005। 2015 जनवरी से बेस ईयर क्या लिया जाने लगा 2011-2012। फिर हेडलाइन ग्रोथ रेट किस प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी, जीवी का यहाँ पे, जीवीए का यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, ग्रॉस वैल्यू एडेड का यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, बेसिक प्राइसेस का यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, और क्या क्या किया गया। सर ये जो झाटू आदमी क्या चला है आए थे सीएसओ के द्वारा, इसमें नेशनल अकाउंट्स को किस प्रकार से बदला गया, ये सब चीजों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। ट्रिकी कंसेप्ट है, समझने में थोड़ा समय लगेगा, बट एक बार समझ में आ जाएंगे। काट बिगिनर लोग रोड पकड़ लेता है ना, दिमाग का दही हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, काफी सारे बेसिक्स मैं आपको बता चुका हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, ठीक है, आपका हमारा केंद्र सरकार का, क्या हो गया है इसको भाई, ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो, सीएसओ, इसने जनवरी 2015 में हमारे नेशनल अकाउंटिंग के तरीके को थोड़ा बदला। पहले नेशनल अकाउंटिंग जिस हिसाब से होती थी उसमें बदला गया। जैसे कि पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पहले हमारी नेशनल इनकम को एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता था, अब एट मार्केट कॉस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो बेसिकली ये जो नए चेंजेस लाए गए सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा हमारे नेशनल अकाउंट्स को कंपाइल करने के लिए, इनमें क्या क्या चेंजेस किए गए, इसी को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पे होता नजर आएगा वो ये है कि भाई बेस ईयर को रिवाइज किया गया। पहले बेस ईयर था 2004-05, अब हो गया बेस ईयर 2011-12। ठीक है, इस बेस ईयर को 2004-05 से 2011-12 करने का क्या लॉजिक था, तो इससे पहले ही नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन इस बारे में रिकमेंडेशन दे चुका था कि भाई कहीं ना कहीं 2015 में, 2014 में 2004-05 के बेस को रखना मान्य नहीं है, क्योंकि जब आप बेस ईयर कंसीडर करते हो तो उस बेस ईयर में जो चीजों के दाम है ना उनको आप बेस मान के चलते हो, और जब 7-8 साल बीत जाते हैं तब कहीं ना कहीं पुराने दामों के ऊपर चल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इकोनॉमी बहुत डायनामिक तरीके से बदल रही है, चीजों के दाम बहुत डायनामिक तरीके से बदल रहे हैं। इसीलिए हर 4-5 साल पे बेस ईयर को रिवाइज करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, नॉर्मल कर इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं। तो 2004-05 के बेस ईयर को जनवरी 2015 में 2011-12 का बेस ईयर किया गया। किसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया कि भाई हर 5 साल पे आप बेस ईयर को बदलो। तो ऐसे जनवरी 2015 में चेंजेस किए गए थे, तो हर 5 साल मतलब कि 2020, 2022, 21 से भी बेस ईयर रिवाइज होना चाहिए। हो सकता है आगे आने वाले 1-2 सालों में जो प्रेजेंट सरकार है बीजेपी की, ये बेस ईयर को रिवाइज कर दे। तो उसके बाद एक बात यहाँ पे बोली गई कि ये जो मेथोडोलॉजी है फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल अकाउंट्स, इसको रिवाइज किया गया। और ये जो मेथोडोलॉजी की गई, ये किसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से की गई, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008। और ये सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008 एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है। इंटरनेशनली इसी सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स के थ्रू अकाउंटिंग की जाती है दुनिया भर में। समझ गया बात को। तो ये 2 रिवीजन किए गए, और इन 2 रिवीजन के चलते बहुत वाइड स्प्रेड चेंजेस आपको नजर आएंगे। लेकिन उन वाइड स्प्रेड चेंजेस को डिस्कस करने से पहले आई होप आपने इस वीडियो को लाइक किया हो, नहीं किया है तो सेल्फ मार्केटिंग के चलते मेरा फर्ज बनता है आपको याद दिलाना कि आप लाइक कर दो, इस चैनल को शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अब तक नहीं किया है, अपने दोस्तों सब्सक्राइब करो, उन पर्टिकुलर कैंडिडेट से सब्सक्राइब करवाइए जो कि नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर किसी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। जितने ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करा दोगे उतनी आप मेरी मदद कर दोगे। उससे आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा के मदद कर सकते हैं। ओके, मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन के, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चाहिए, वहाँ पे आपको लक्ष्मीकांत की पॉलिटी और स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट, ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा सतीश चंद्रा की मिडल हिस्ट्री चल रही है, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स चल रही है, ये रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की वीडियो है, तो इनकी प्लेलिस्ट को भी आप रेफर कर सकते हो। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी, साइंस एंड टेक पे बना रखी, इंटरनेशनल रिलेशंस बना रखी, इश्यूज इन न्यूज़ बना रखी है। बहुत सी वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो अगर आपको मदद मिलती है तो जरूर ज्वाइन बटन दबा के मेरी मदद करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, आपसे रेगुलरली टच में रहने की कोशिश करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखते हैं मेजर चेंजेस इनकॉर्पोरेटेड इन द रिवीजन। तो हमने तो ये बेसिकली 2 चेंजेस ब्रॉड लेवल पे देखे। इन ब्रॉड लेवल के चेंजेस के अंदर बहुत सारे और माइन्यूट चेंजेस हुए हैं, वो माइन्यूट चेंजेस क्या हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। हेडलाइन ग्रोथ रेट, हेडलाइन ग्रोथ रेट क्या है कि भाई हर साल जीडीपी बढ़ रही है घट रही है, इसको देखने के लिए, इसको डिसाइड करने के लिए कि जीडीपी कितनी बढ़ी या कितनी घटी, उसके लिए हम लोग ग्रोथ रेट डिसाइड करते हैं। जीडीपी एक्चुअली कितने से, मतलब हेडलाइन ग्रोथ रेट का मतलब ये होगा कि एक्चुअली में जीडीपी कितने % से बढ़ी या कितने % से घटी। अब पहले क्या होता था कि जीडीपी को मेजर करने के लिए कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस का प्रयोग ना